नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपको जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर अन्ना का जन लोकपाल आंदोलन तो याद ही होगा। वही आंदोलन जिसने ईमानदारी के झंडा बरदार बनकर सामने आए थे अरविंद केजरीवाल। तब अरविंद केजरीवाल देश की हर समस्या के लिए भ्रष्ट राजनीति को जिम्मेदार बताते फिर रहे थे। बाद में उन्होंने राजनीति की साफ सफाई करने के लिए खुद नेता बनने का फैसला किया। उस वक्त अन्ना हजारे ने उनसे पूछा था कि चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल और उनके जैसे आम आदमी के पास करोड़ों रुपए कहां से आएंगे। इसका जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसे कई लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है जो करोड़पति हैं। केजरीवाल ने जब अन्ना की बात अनसुनी करके आम आदमी पार्टी बनाई, तब अन्ना ने खुलेआम कहा था कि शायद केजरीवाल भी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा बनाने के मकड़जाल में फंस रहे हैं। आज बड़ी बहस इसी सवाल पर है कि क्या आम आदमी पार्टी अब करोड़पतियों की पार्टी बन गई है। तो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताएंगे कि हमने इस कुर्सी को खाली क्यों छोड़ा हुआ है। हम चाहते थे कि तमाम लोग आए, तमाम प्रतिनिधि आए। ये कुर्सी है सोमनाथ भारती जी की, जो कि उम्मीदवार है आप पार्टी के, आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर क्षेत्र से। ये हमारी गाड़ी में बैठे स्टूडियो में इस बहस में शामिल होने के लिए, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट गए। यही नहीं, हमने सिर्फ सोमनाथ भारती जी से ही संपर्क नहीं किया, हमने तमाम एसएमएस किए, तमाम फोन किए, लोगों को हमने ईमेल के जरिए सूचना देने की कोशिश की। और ये देखिए, अरविंद केजरीवाल को हमने पहला मैसेज किया, सर वी वांट योर 8 to 9 PM टाइम टुडे फॉर दीपक चौरसिया शो ऑन इश्यू ऑफ करोड़पति उम्मीदवार ऑफ आप पार्टी, प्लीज कंफर्म। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। ये एसएमएस गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने न तो इसका कोई जवाब दिया, जवाबदेही की बात वो करते हैं लेकिन खुद जवाब नहीं दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल उठता है। पार्टी का कोई भी नेता इस खुली बहस में हिस्सा ले सकता है। हमारे साथ हिस्से लेने के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। अवधेश कुमार जी हैं, हमारे वरिष्ठ टिप्पणीकार और स्तंभकार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम जोड़ने की कोशिश करेंगे टेलीफोन लाइन पर अन्ना की सहयोगी सुनीता गोधारा जी को, जो कि एक खिलाड़ी भी है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर अन्ना के साथ वो बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन है अरविंद केजरीवाल के करोड़पति उम्मीदवार, यानी आम आदमी बन गई है करोड़पति उम्मीदवार पार्टी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ मिली हुई है, कांग्रेस के साथ। इसीलिए जनता बार बार हमारे पास आके कह रही है, जी आप ही हरा सकते हो शीला दीक्षित को, शीला दीक्षित को हरा दो। नौकरशाह से नेता बने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से अन्ना हजारे ने बहुत पहले एक सवाल पूछा था। केजरीवाल उन दिनों राजनीति में पैसे के खिलाफ झंडा उठाए घूम रहे थे और अन्ना उनसे जानना चाहते थे कि चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए कहां से आएंगे। केजरीवाल साहब तब अन्ना के सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटकर उन्होंने जवाब दे दिया है। जवाब ये है कि आम आदमी पार्टी का टिकट करोड़पतियों को ही दे दिया जाए। अपने करोड़पति उम्मीदवारों को आम आदमी के दायरे में फिट करने के लिए केजरीवाल के रणनीतिकारों की क्या दलील है, ये जानने से पहले जरा आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों का ब्यौरा जान लीजिए। नई दिल्ली से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल खुद करोड़पतियों में शुमार हैं। उनके पास गुड़गांव में 1 करोड़ का और गाजियाबाद में 70 लाख का मकान है। अब जरा इनसे मिल लीजिए। नाम है गुलाब सिंह यादव, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मटियाला सीट से उम्मीदवार बनाया है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी और अपनी कमाई दौलत मिलाकर आज गुलाब सिंह की हैसियत करीब 7.5 करोड़ की है। बवाना से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गजानन 9 प्लॉट और 3 कारों के मालिक हैं। चल अचल संपत्तियां मिलाकर गजानन की हैसियत 5 करोड़ 96 लाख रुपए आंकी जा रही है। पहले मेरी फाइबरग्लास सीट की फैक्ट्री थी, उसके बाद में 10 साल 12 साल मैंने फैक्ट्री चलाई। उसके बाद में मेरा खुद इम्पोर्ट का बिजनेस है। आज की डेट में मैं इम्पोर्ट करता हूँ, जर्मनी वगैरह से माल मंगाता हूँ। फिनलैंड भी जो है, विदेशों में भी कई बार गया हूँ।
नरेला सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट के दावेदार बलजीत सिंह मान बहुत कुरेदने पर भी अपनी आर्थिक हैसियत बताने को तैयार नहीं होते। कि आपको आम पार्टी टिकट देती है तो आजकल चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है, आपके क्या सोर्स हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है और आपका कार्य क्या है, क्या काम है? मुझे जनता पे विश्वास है। मेरे क्षेत्र की, हमारे नरेला क्षेत्र की जो जनता है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे। मेरे लिए जो है वो उन्होंने बात हुई थी हमारी, उन्होंने जो है धन संग्रह की भी बात की है। अगर मुझे टिकट मिलता है तो उन्होंने सबने अपना कलेक्शन करने के लिए आम आदमी से कलेक्शन करके हम जो है चुनाव लड़ेंगे। पटपड़गंज सीट से उम्मीदवार घोषित हो चुके मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली और गाजियाबाद में एक फ्लैट है जिसकी कीमत वो नहीं बताना चाहते। सवाल पूछने पर वो ये समझाने लगते हैं कि आम आदमी का मतलब सिर्फ गरीब आदमी नहीं होता। तो ये मिसकंसेप्शन है कि आम आदमी की पार्टी है या गरीब आदमी की पार्टी है। इस पार्टी में जो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, उसमें एक सड़क पे फूल बेचने वाला भी अप्लाई कर रहा है और एक दूध का व्यापार करके करोड़ों कमाने वाला भी अप्लाई कर रहा है। और जहां अच्छे आदमी मिल रहे हैं, हम सबको पार्टी में ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया की दलील है कि उनकी पार्टी की नजर में हर वो शख्स आम आदमी है जो भ्रष्ट राजनीति और सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आम आदमी का मतलब है कि जो अपने आप को वीआईपी नहीं बनाता, जो दूसरों का खून नहीं चूसता, जो बलात्कार नहीं करता, जो बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ा होता, जो हत्यारों के साथ नहीं खड़ा होता, जो दलालों के साथ नहीं खड़ा होता, जो सड़कों का पैसा बेच के, गरीब लोगों के राशन का पैसा बेच के नहीं खाता, वो आम आदमी। चलिए आपको इस दावे की सच्चाई भी बता देते हैं। आपको केजरीवाल साहब के वो भाषण तो नहीं भूले होंगे जिसमें वो देश की हर पार्टी को भ्रष्टाचार और अपराधियों का जमघट बता रहे थे। देश के लोगों ने प्रधानमंत्री से कोयला घोटाले के बारे में प्रश्न पूछे, प्रधानमंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। देश के लोगों ने जन लोकपाल बिल पे प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, उन्होंने मना कर दिया। रॉबर्ट वाड्रा जी से डीएलएफ के साथ उनके रिश्तों के बारे में सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ये भी जान लीजिए कि चुनावी अखाड़े में उतरने के बाद केजरीवाल साहब को उन लोगों से कोई परहेज नहीं जो पहले बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी में थे। बवाना से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो चुके गजानन इससे पहले 10 साल तक कांग्रेस का झंडा उठाए घूम रहे थे। राजौरी गार्डन से टिकट के दावेदार जयप्रकाश लोहिया 2012 में एनसीपी के टिकट से नगर निगम का चुनाव लड़ चुके हैं। करावल नगर के लिए जिन 3 उम्मीदवारों के नाम आम आदमी पार्टी ने छाटे हैं, उनमें कपिल मिश्रा की मां भाजपा से मौजूदा निगम पार्षद हैं और उनकी पत्नी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार के तौर पर छात्र संगठन का चुनाव लड़ चुकी हैं। नरेला से टिकट के दावेदार बलजीत सिंह मान आम आदमी में शामिल होने से पहले बीजेपी में थे। अब बड़ा सवाल ये है कि दूसरी पार्टियों में रहते हुए जो लोग केजरीवाल की नजर में भ्रष्ट थे, वो आम आदमी पार्टी में आते ही दूध के धुले कैसे हो गए? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली है और केजरीवाल की किताब स्वराज पढ़ ली है? केजरीवाल की पार्टी का दावा है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जिनके खिलाफ किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज है। तो क्या सिर्फ मुकदमा दर्ज न होना ही किसी के ईमानदार होने की गारंटी है? अगर ऐसा है तो फिर राजनीति में ऐसे तमाम नेता हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। फिर केजरीवाल उन्हें भ्रष्ट और बेईमान क्यों बताते फिरते हैं? दिल्ली में दिलीप और वीरम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कम आए उसको कैसे तुमने गड़बड़ कर रखी होगी, उसकी भी बिजली काट जाते हैं। ये रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे दिल्ली के अंदर हम लोगों को? तो अरविंद केजरीवाल के बड़े बोल और अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि राजनीति में पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो पारदर्शी होगा, कोई हाईकमान नहीं होगा, लेकिन उसी परंपरा के अनुसार, हाईकमान की परंपरा के अनुसार ही टिकट बांटे जा रहे हैं। ये खुद अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं। हम कोशिश करेंगे आप पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से कि वो आकर हमसे बात कर सकता है, टेलीफोन लाइन पर जुड़ सकता है। हम आपको बता दें सोमनाथ भारती जी की जो कि उम्मीदवार थे आप पार्टी के मालवीय नगर से, हमने उनको बुलाया था,
वो आधे रास्ते से वापस लौट गए। बात हमें ये करनी थी कि आम आदमी पार्टी करोड़पतियों की पार्टी आखिरकार क्यों बन गई है। मेरे साथ संजय निरुपम जी हैं, मेरे साथ आरती मेहरा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। संजय निरुपम जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं और हम कोशिश करेंगे टीम अन्ना से बात करने की और टीम केजरीवाल से यानी आम आदमी पार्टी से बात करने की। सबसे पहला सवाल संजय निरुपम जी मेरा आपसे है। अरविंद केजरीवाल अभी अभी अपने भाषण में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से हमने कोयला घोटाले पर सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने रॉबर्ट वड्रा पर सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने जन लोकपाल के बारे में बातें की, उन्होंने हमारे साथ अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं किया। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं? देखिए, ये चुनाव का मौसम है और अरविंद केजरीवाल इस प्रकार की बहुत सारी उठपटांग बातें करते रहेंगे और जरूरी नहीं कि उनके हर उठपटांग बातों का जवाब दिया जाए। एक दूसरी बात, ये जो तथाकथित कोयला घोटाला या तथाकथित अन्य घोटाले हैं, इन घोटालों के ऊपर बाकायदे छानबीन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की भी निगरानी है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। तो ये सारे के सारे प्रकरण लोगों के सामने हैं, पब्लिक डोमेन में है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जाती है, वो सामने आती है, सीबीआई अपनी फाइंडिंग्स लेकर के लोगों के सामने आती है। तो कोई जरूरी नहीं कि अरविंद केजरीवाल जो सवाल पूछ रहे सवाल का जवाब दिया जाए और प्रधानमंत्री ही जवाब दे, कोई जरूरी नहीं है। जवाब देने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे मंच हैं उसके लिए। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के इस प्रकार के सवालों को बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल नए नए नेता बने हैं, नई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। अभी उनको पता चलेगा पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने आज से 6 महीने साल भर पहले कही थी और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल काम करने वाले लोगों के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी की थी, अब उसका सारा भांडा फूटने वाला है। अब समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल के दिखाने के दांत क्या थे और खाने के दांत क्या है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो एक नई पार्टी लेकर के पूरे जोशो खरोश के साथ आ रहे हैं, उनको हम शुभकामना देते हैं पहले, और उन शुभकामनाओं के बाद हम देखते हैं कि उनमें कितना दम है। खुद केजरीवाल कितना वोट ले पाते हैं और उनके उम्मीदवार जिसको साफ सुथरा और आम आदमी बताने जा रहे हैं, उसमें से कितने घोटालेबाज निकलते हैं, कितने करोड़पति निकलते हैं, कितने हत्या के आरोप वाले निकलते हैं, कितने बलात्कार के आरोप वाले निकलते हैं। ये बहुत जल्दी धीरे धीरे आपके समक्ष आएगा और खुल करके दिखेगा। लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को बदनाम करने का जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया था, वो बीड़ा उनको छोड़ना पड़ेगा और उन्होंने काफी हद तक छोड़ दिया है। अब जो राजनीतिक तरीका है काम करने का, मसलन एक गांधीवादी सिद्धांत के तहत आम आदमी के साथ और लोगों की भावनाओं को समझते हुए सामाजिक जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को खराब न करके, कानून और व्यवस्था को चैलेंज न करके जिस प्रकार से काम किया जाता है वैसे काम करे तो बेहतर होगा। जिस तरीके से उन्हें बिजली के कनेक्शन जोड़ने और तोड़ने का एक काम किया और कानून को अपने हाथ में लिया, वो इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी, जो अच्छे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, सभ्य राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उनको शोभा नहीं देता। यदाकदा किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर या लीडर इस प्रकार की हरकत करते होंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां आमतौर पर हिंदुस्तान में इस प्रकार की हरकतों को समर्थन नहीं देती। लेकिन यहां केजरीवाल जो स्वयं अध्यक्ष है पॉलिटिकल पार्टी के, वो जिस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेते हैं, मुझे लगता है कि इसको इस देश की जनता, दिल्ली की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी और उसकी सजा और उसका जो एक आगाज है, उनको आने वाले चुनाव में समझ में आ जाएगा और मिल जाएगा। संजय निरुपम जी, आऊंगा मैं। करोड़पति पार्टी आखिरकार कैसे बनी, इस पर मैं आऊंगा। आरती मेहरा जी, इन करोड़पतियों को उतारने का मतलब आप तो जानते होंगे सोमनाथ भारती को जो उम्मीदवार है मालवीय नगर से। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये, अगर देखा जाए हर तरह की डिबेट में आप पार्टी के लोग हमेशा सबसे आगे आते थे डिबेट में, लेकिन आज डिबेट का जो रुख है वो उनकी तरफ मुड़ा, तो वो आज गायब है सीन से और आपने खुला चैलेंज दिया है। मुझे लगता है डिबेट में आना चाहिए था उन्हें। आज करोड़ों की एक एक इनका कैंडिडेट है और इन्हें अभी से ही पता चल गया कि जो इलेक्शन लड़ना है उसके लिए पैसे की जरूरत होती है और इलेक्शन को सामदंड भेद से जीता जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, स्वराज की, एंटी करप्शन की, राजनीति में शुचिता की, साफ की, सफाई की, बीजेपी कांग्रेस एक, कांग्रेस बीजेपी एक, दोनों मिले हुए, तो आप भी उन्हीं लाइनों पर चल पड़े।
आप तो निरंतर जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैं कहती हूं इन्होंने तो बहुत भारी जुल्म किया है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी सिविल सोसाइटी के नाम पे, और सिविल सोसाइटी का एक मूवमेंट जिसमें इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, उसमें आप अपना एजेंडा जो आपके सिर पे हावी था, आप उसको लेके बाहर हो गए और आपने अपनी एक पार्टी बनाई और अपनी पॉलिटिकल इच्छा को जाहिर किया। तो जो सिविल सोसाइटी का मूवमेंट, जो लोगों में एक विश्वास बना था, एक ऑल्टरनेट फोर्स खड़ी थी, उसको जो इन्होंने जिस तरीके से हिलाया है, मुझे लगता है जनता सबसे पहले तो उसको देखते हुए माफ नहीं करेगी। दूसरी बात, ये इनके जितने करोड़पति है, इसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस या बीजेपी के डिस्कार्ड्स हैं। तो जो उनको जिन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें आने वाले चुनावों में टिकट नहीं देने वाली, कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने वाली, ऐसे लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप पार्टी में ज्वाइन किया है लड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनका वोट शेयर जो है वो पब्लिक सब समझ रही है, पब्लिक बहुत अच्छी तरह से जानती है। और आप अगर देखेंगे दीपक जी, भारत की जनता ने कभी भी इंडिपेंडेंस को ज्यादा तूल नहीं दिया। एक एक सीट पे 15 से 20-20, 25-25 लोग खड़े होते हैं, इंडिपेंडेंस खड़े होते हैं, लेकिन कितने से जीतते हैं? मात्र मुश्किल से 1%, 0.5%। उसका कारण है कि जनता चाहती है कि एक विश्वस्त सरकार को लाया जाए, ऐसी सरकार को बिठाया जाए जो 5 साल तक चला सके, ऐसी सरकार जिसमें मजबूती हो। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अभी 20 सीटें उन्होंने घोषित की हैं, 20 में से 11-12 का तो बहुत क्लैरिटी से आ रहा है कि किस तरह से वो जो चयन हुआ है उन सीटों का, वो पैसे के आधार पे हुआ है। और जिन जिन बातों को वो दूसरी पार्टी में उंगली उठाते थे, अभी तो उनके पास कोई बैगेज नहीं है, जल्दी उनके बैगेज बहुत सामने आने लग जाएंगे। लेकिन ऐसे में जो पब्लिक का नुकसान हुआ, उससे मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि भावनाओं का नुकसान और विश्वास का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है। आरती जी, मैं आप दोनों को वक्त दूंगा, लेकिन एक मुद्दे को मैं क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पर। अभी हमने कुमार विश्वास को टेलीफोन किया था, वो टेलीफोन लाइन पर आए। उनका कहना है कि एक व्यर्थ की बहस है, इस बहस में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो इस बहस में शामिल नहीं होंगे। मनीष सिसोदिया का ये कहना है, वो टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने आज हमारे कैमरे के सामने आम आदमी की एक नई परिभाषा गढ़ी है। सुनते हैं वो परिभाषा क्या है, फिर चलेंगे अवधेश कुमार जी के पास और सुनीता गोधारा जी के पास, जो कि अन्ना जी की सहयोगी हैं और तन मन धन से अन्ना जी के साथ लगी हुई है, पूर्व एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनके पास भी जाएंगे, लेकिन आम आदमी की परिभाषा सुन लेते हैं। इस पार्टी में जो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, उसमें एक सड़क पे फूल बेचने वाला भी अप्लाई कर रहा है और एक दूध का व्यापार करके करोड़ों कमाने वाला भी अप्लाई कर रहा है। और जहां अच्छे आदमी मिल रहे हैं, हम सबको पार्टी में ले रहे हैं। वो चाहे सड़क पे रिक्शा चलाता है, ठेली वाला है, या बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इससे बात से पड़ता है कि वो ईमानदार है कि बेईमान है। कांग्रेस और बीजेपी हत्यारों को टिकट देती हैं, बेईमानों को टिकट देती हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं, हम ईमानदारों को टिकट देते हैं। इतना ही अंतर है। गरीब और अमीर से नहीं बटा हुआ देश, देश हत्यारे, बेईमान और ईमानदार और देशभक्तों में बटा हुआ है। ये क्लासिफिकेशन आम आदमी का ऐसे नहीं होता है। आम आदमी का मतलब है कि जो अपने आप को वीआईपी नहीं बनाता, जो दूसरों का खून नहीं चूसता, जो बलात्कार नहीं करता, जो बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ा होता, जो हत्यारों के साथ नहीं खड़ा होता, जो दलालों के साथ नहीं खड़ा होता, जो सड़कों का पैसा बेच के, गरीब लोगों के राशन का पैसा बेच के नहीं खाता, वो आम आदमी है। वैसे आम आदमी के हम टिकट दे रहे हैं। उसमें सब शामिल हैं। मैंने कहा कि उसमें एक फूल बेचने वाला भी शामिल है, उसमें एक मूर्ति बनाने वाला भी शामिल है, उसमें एक गरीब फिटनेस ट्रेनर भी शामिल है, उसमें एक दूध बेचने वाला भी शामिल है। लेकिन अवधेश कुमार जी, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो आपने देखी है अभी तक, जो 20 उम्मीदवारों की लिस्ट है, इसमें कोई आपको फूल बेचने वाला, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, तांगा वाला, चाय वाला, दुकान वाला, पान वाला दिखा या नहीं? बता दीजिए मुझे साफ साफ।
नहीं, वो दिखने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात कहूं उसके पहले दीपक जी, जैसे एक स्पष्टीकरण होता है वो मेरे लिए आवश्यक है। भारत की दो प्रमुख पार्टियों के दो प्रतिनिधि जो अपने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर अगर टिप्पणी की जाए तो हमारी बहस मुड़ जाएगी। बिल्कुल, हमारे आज बहस जो है वो आम आदमी क्यों करोड़पति पार्टी लाया है, क्योंकि संजय जी जो कुछ भी कह रहे थे उसका अर्थ इतना ही था कि वर्तमान जो राजनीति का क्षरण है उसका यथास्थितिवाद कायम रहना ही बेहतर संसदीय लोकतंत्र की राजनीति है, जिससे सहमति नहीं हो सकती। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, मैं उनके ईमानदारी पर, उनकी निष्ठा पर, उनकी देशभक्ति पर कभी संदेह नहीं करता हूं। पहले भी हम डिस्कशन में मैं रहा हूं तो आपके सामने बात मैंने स्पष्ट किया है। मैं ये भी मानता हूं कि लेकिन उदय जी, अन्ना का आंदोलन उन्होंने खत्म कर दिया। वो आता हूं, वो तो पहले अन्ना का आंदोलन उन्होंने खत्म कर दिया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं ये भी कह रहा हूं ना, वो आगे आएंगे, जरा हमको अपनी बात कहने दीजिए, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भी मानता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने दिल्ली में मुद्दे उठाए हैं, 15-15 दिन अनशन किया है, वो सामान्य स्थिति नहीं है। किंतु इसके बाद अगर मैं आगे देखता हूं तो मुझे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह राजनीति की वही विडंबनाएं और भविष्य की दृष्टि से जिन लोगों को एक उम्मीद थी कि नई राजनीति भारत में आएंगी, उनको बड़ा धक्का पहुंचने का एक परिदृश्य मुझे दिखाई देता है। पहली बात तो यह है कि देखिए, जिस राजनीति की अरविंद बात कर रहे हैं, मनीष बात कर रहे हैं, जेपी और कांग्रेस की बात करते हैं, जेपी और गांधी की, अगर आदर्श राजनीति, सामान्य राजनीतिक व्यवहार के बारे में जेपी ने भी और गांधी ने कहा है कि अपने तीखे से तीखे विरोधियों के पास भी जाकर के उससे बात करना और उसकी बहस करना, यह राजनीति का पहला लक्षण होना चाहिए। और जयप्रकाश नारायण ने तो डाकुओं को गले लगाया, तो इंडिया न्यूज डाकू से बड़ा हत्यारा तो नहीं हो सकता है कि हम वहां आके बहस करने से डरे। जिस आरएसएस को जेपी गाली देते थे, झंडा उठाया था, उस आरएसएस को भी उन्होंने 74 के आंदोलन में शामिल किया। गांधी जी सुहरावर्दी से जाकर के मिले, जो स्वयं कोलकाता में दंगे का बंगाल में सबसे बड़ा अपराधी था। गांधी जी स्वयं आरएसएस के कैंप में गए। तो पहला लक्षण, कोई भी राजनीति अगर देश में एक आदर्श स्थापित करना चाहती है दीपक जी, तो उसका पहला लक्षण है सहिष्णु होना। उन्नका यहां न आना एक राजनीतिक असहिष्णुता का ऐसा व्यवहार है जो यह साबित करता है कि धीरे धीरे उनकी भी दशा उन्हीं पार्टियों की जैसे होती जा रही है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि भाई आपको यह दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से पहले इस प्रश्न पे संजय जी और आरती जी का कमेंट ले लें और सुनीता जी का ले लें, फिर इस बहस को हम आगे ले जाएंगे, बहुत वक्त है हमारे पास। संजय जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता रामलीला मैदान से सलमान खुर्शीद को, प्रधानमंत्री जी को, कपिल सिब्बल जी को, तमाम नेताओं को चुनौती देते थे, अब वो खुद बहस से भाग रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? मुझे लगता है ये गैर जनतांत्रिक है, अराजनीतिक है और काफी हद तक असभ्यता का परिचायक है। इसलिए कि सभ्य समाज में संवाद बहुत आवश्यक होता है। राजनीति की जो पहली शर्त होती है कि आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आप बातचीत से अलग नहीं हो सकते, और जनतंत्र में तो बगैर विचार विमर्श के, बगैर बहस के कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे में जब आज आप खास करके आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों के चाल, चरित्र और चिंतन के ऊपर चर्चा करने के लिए यहां पर हम सबको आमंत्रित किया है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि को आना चाहिए। लेकिन मैं आपके सवाल से थोड़ा अलग हट करके, अभी आरती जी वगैरह जो लोग बातें कह रहे थे, ये जो सिविल सोसाइटी के नाम पे जो आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन में काफी कुछ कमियां थी। मैं अरविंद केजरीवाल के एक नई पार्टी बनाने की धारणा और विश्वास को चुनौती नहीं दे सकता। हर व्यक्ति को पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होने का हक है, हर व्यक्ति को अपनी पार्टी शुरू करने का हक है और पार्टी की विचारधारा लोगों के समक्ष रखने का हक है, और लोग तय करेंगे विचारधारा सही है, गलत है, फर्जी है, असली है, नकली है, व्हाटएवर इट इज। तो ऐसे में वो पूरे आंदोलन में से एक पार्टी निकल के आई, ये अच्छी बात है। लेकिन वो अगर पूरा आंदोलन रहता और पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती और एक अल्टरनेट फोर्स करके उसका नाम दिया जाता, तो मुझे लगता है कि उसका एक कहीं ना कहीं उसमें एक निहित स्वार्थ था, और वो स्वार्थ बहुत जल्दी समय रहते एक्सपोज हो गया और पता चला कि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक पार्टी और एक विचारधारा को चुनौती देने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो मैं अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल पार्टी बनाने के कतई खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद और उसके पहले जिस प्रकार से उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया के ऊपर और राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जो उन्होंने टीका टिप्पणी की थी, मैं हमेशा उसके खिलाफ था। मैं ये नहीं चाहता कि आज जो व्यवस्था वो व्यवस्था बनी रहे, उस व्यवस्था में कुछ दोष हो सकता है, उन दोषों के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन दोषों को हम भी पहचानते हैं, समय से उन दोषों को दूर करने की दिशा में हमारा भी प्रयत्न होता है। कभी हम कामयाब होते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, और ऐसे में हर व्यक्ति को हक है उन दोषों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का। लेकिन उन दोषों के नाम पे पूरी व्यवस्था को नकार दिया जाए, पूरी व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। और सिविल सोसाइटी का जो तथाकथित आंदोलन पिछले 2 वर्षों में चला था, वो आंदोलन और कुछ नहीं, इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देने वाला था, इस व्यवस्था को नष्ट करने वाला था। और अरविंद केजरीवाल उसके झंडा बरदार थे। अच्छा हुआ समय रहते अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति और जनतंत्र की सच्चाई को समझते हुए आखिरकार इस राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हुए। बिल्कुल उनका स्वागत है, चुनाव लड़े, जो उनको वोट मिलना होगा मिलेगा, वो जनता तय करेगी। उसके बाद पता चलेगा कि इनकी बातों में, इनकी विचारधारा में और इनके सवालों में कितना दम था और उस दम को कितना लोगों ने स्वीकार किया या अस्वीकार किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोली है। लेकिन आरती जी आप दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने को पूरी तरह से दिल्ली पर केंद्रित कर लिया है और लोग ये कह रहे हैं कि जो एंटी शीला दीक्षित वोट है, जो बीजेपी को मिलना है, अब अरविंद केजरीवाल आपका वो वोट काट ले जाएंगे और कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बन जाएगी। दीपक जी, दिल्ली की जनता को इस तरह हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि दिल्ली की जनता समझती नहीं है। दिल्ली की जनता बखूबी समझती है, बड़ी संवेदनशील जनता है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको पार्टी बनाने का अधिकार है और स्वतंत्र है, अपने अपने शौक पूरे करें, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करें। लेकिन मुझे सबसे बड़ा गुरेज इस बात का है, क्योंकि मैंने खुद अन्ना का जब 15 दिन आंदोलन चला, जिसमें 2-3 प्रमुख चेहरे थे, एक प्रमुख चेहरा केजरीवाल जी का भी था, तो मैं बड़ी आशा और बड़ी एक रिस्पेक्ट की नजर से देखती थी। लेकिन आज जब उन्होंने अपना एजेंडा सामने लाके जिस तरह से नाम उससे करके, अन्ना के आंदोलन से अपना नाम करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा के और फिर धीरे से अपने एजेंडे को सरकाया अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भावनाओं से एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़े थे, उनको एक गहरा आघात लगा, क्योंकि उनकी जो एक आशा बंधी थी कि सिविल सोसाइटी जो भ्रष्ट सिस्टम को कहीं पे टक्कर दे सकती है, उसके सामने खड़ी हो सकती है, उसको आघात लगा कि नहीं, ये सभी पॉलिटिकल उसमें ही जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल है वो तो पॉलिटिकल है ही अपने कन्विक्शन के साथ। एनीवे, वो राजनीति में आए हैं, उनका स्वागत है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का नुकसान मतलब कांग्रेस का कटा हुआ वोट जो भाजपा को मिलना था, वो भाजपा से आपको जाएगा। भाजपा का अपना बहुत अच्छा बड़ा चंक ट्रेडिशनल बीजेपी का है। जो लोग आज कांग्रेस से पूरी तरह से त्रस्त हैं, उनकी महंगाई से, उनकी करप्शन से और जिस तरह की पूरी गतिविधियां देश भर में चल रही हैं, न बाहरी सुरक्षा है, न आंतरिक सुरक्षा है, उससे लोगों को जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की कमी नजर आती है, लोगों को विकल्प के रूप में एक ही नजर आता है और वो भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए लोग आप पार्टी में अपना वोट जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। भारती जी, इलेक्शन में टाइम है, अभी इलेक्शन में टाइम है। आपकी छटपटाहट समझ में आती है, क्योंकि भाजपा को लगता था कि एंटी कांग्रेस वोट जो है हमको मिल जाएगा इस आंदोलन की बदौलत। अब वो स्वयं उतर गए हैं, इसलिए आपकी छटपटाहट समझ में आती है। सुनीता गोदारा जी, आरती जी, मैं पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको ये कहा गया है कि जिस आदमी ने हमारे मित्र अरविंद केजरीवाल की लिखी किताब स्वराज पढ़ी हो वही टिकट पा सकते हैं। तो सुनीता जी, इस क्राइटेरिया पे आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ा अजीब सा क्राइटेरिया लगा मुझे। आपने पढ़ी है स्वराज? मैं अरविंद के साथ 2 साल बहुत अच्छे से कंधे से कंधा मिला के मैंने आंदोलन में काम किया है, लेकिन स्वराज पढ़ी है नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी है। पहली बात तो जहां पॉलिटिकल पार्टी बनी अरविंद की, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी में पहले से नहीं थी, क्योंकि मैं इस तरह की राजनीति जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें अभी
अपने आप को बिल्कुल मिसफिट समझती हूं। दूसरी बात कि अब ये जो इन्होंने चैलेंज लिया है, आंदोलनकारी तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की, आंदोलन को कहां से कहां पहुंचाया उसमें अरविंद केजरीवाल का पूरा हाथ है, बहुत बढ़िया काम किया। पूरा हाथ उनका है, आंदोलन की नहीं, ये मैं शुरू से कहती हूं, आंदोलन मरते नहीं है, आदमी बदल जाते हैं, वो तो छोड़िए। लेकिन अब जो इन्होंने राजनीतिक पार्टी की है, पहली बात तो राजनीतिक पार्टी में इतना ज्यादा आजकल का जो परिप्रेक्ष्य है, जो आजकल का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसमें इतना पैसा चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, इसीलिए तो करोड़पतियों को टिकट दे रहे हैं वो। उन सबको करने के लिए 20 में कितने करोड़पति हैं? देखिए ऐसा है कि करोड़पति, मैंने भी पूरी लिस्ट पढ़ी, उसमें से 4-5 अगर होंगे वो करोड़पति हैं कि नहीं, मैंने उनका खाका नहीं देखा है। लेकिन अब इतना बड़ा चैलेंज है ये जनता के सामने भी और इस आम पार्टी के सामने भी, कि क्या जनता ऐसे लोगों को चुन के लाना चाहती है? क्योंकि हमने आज तक जो राजनीति देखी है उसमें बहुत अच्छा जो काम करते हैं, अगर अपने क्षेत्रीय काम में बहुत अच्छे हैं और उनका वहां पर नाम है, वो तो फिर भी ईमानदारी से जीत जाते हैं। अदरवाइज ये पूरी रेसिंग टू द बॉटम है। आजकल की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें बिना 3-5 किए, बिना जिगरी पुगरी किए अगर लोग जीत रहे हैं तो ऐसे विरले ही हैं। तो अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे शीला दीक्षित के खिलाफ? हाँ बोल दीजिए, ना बोल दीजिए, आप हंस रही हैं। आपकी शुभकामना भी है? नहीं, मैं बताती हूँ, फिर मेरी पूरी बात सुन लो। मैं अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से वो काम करता है उसकी हमेशा तारीफ करती हूँ, जब वो आवाज उठाता है। अरे अब तो चुनाव में है, जीतेंगे कि हारेंगे शीला दीक्षित? पहली बात तो अब जब चुनाव में देखिए जो दिखता है सो बिकता है, उनको जितना ज्यादा हो सके सामने आना चाहिए। नहीं, तो ऑटो पे दिख रहे हैं आजकल, ऑटो के पीछे। लेकिन इससे पहले मैं आपको रोकूंगा, सुनीता जी माफ कीजिएगा, बहस को आगे बढ़ाएंगे। स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव जी, आम आदमी पार्टी, कभी आप भी रामलीला मैदान पर गए थे, कभी आप भी तिहाड़ जेल पे गए थे, कभी आप भी जंतर मंतर पर गए थे, वहां पर क्या हुआ था उसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अब ये करोड़पतियों की आम आदमी पार्टी हो गई है, इनके ज्यादातर कैंडिडेट करोड़पति है। दीपक भाई, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, इस देश का आम आदमी यदि करोड़पति बन जाए, आम आदमी, मैं एमएलए एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी यदि उसके पास में जो उसके हिस्से की दौलत है, यदि अन्यायपूर्ण स्वामित्व, अन्यायपूर्ण ये समृद्धि, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी, अन्यायपूर्ण उपभोग, ये व्यवस्था बिना बदले तो आम आदमी तो करोड़पति बनेगा नहीं। और कोई करोड़पति आदमी यदि आम आदमी के लिए कुछ करने की बात सोचता है तो ये कुछ बिरले ऐसे लोग होते हैं। यदि कोई ऐसे लोग हैं कि बहुत समर्थ हैं और उन्होंने ईमानदारी से पैसे कमाए हैं, मेरा विरोध करोड़पति से नहीं है, मेरा विरोध अन्यायपूर्ण तरीके से, माने नाजायज तरीके से कोई करोड़पति बनता है उससे विरोध है। इसलिए कोई, अब वो मुझे इसके बारे में पता नहीं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये तो ज्यादा आप जानते हैं, इसलिए इसमें मुझे आप बख्श दे तो ही अच्छा है। नहीं, स्वामी जी एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी, मनीष सिसोदिया जी, ये जो पूरी कोर टीम थी उससे जो डिस्कशन होती थी, और आपने एक बार कहा था कि एक भाई योगेंद्र यादव है, मैं उनको बहुत समझदार समझता था, लेकिन वो भी अब पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में पड़ गए, तो आपको लगता है ये कुछ कर पाएंगे, शीला दीक्षित को हरा पाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, मैं आज भी कहता हूँ, योगेंद्र यादव जी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं। मुझे नहीं पता वो कितने हद तक इस पार्टी में सम्मिलित है, और मैं तो कभी भी आम आदमी पार्टी के बारे में टिप्पणी नहीं की है, आज भी नहीं करना चाहूंगा। जहां तक शीला दीक्षित जी का प्रश्न है, ये सच है कि कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री नहीं महासागर है, और उसने देश की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हानि की है वो माफ करने योग्य नहीं उनके पास। लेकिन जहां तक शीला दीक्षित जी का इंडिविजुअल जहां तक कैरेक्टर है, उन्होंने जो भी किया है, लेकिन अपनी छवि उसमें ऐसी बना करके रखी हुई है, बड़ा मुश्किल होगा शीला दीक्षित जी को हराना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने ली है, और इसमें अब देखो, हौसला तो सबको रखना ही चाहिए। बाकी मतलब स्वामी रामदेव का वोट शीला दीक्षित जी के साथ है? ना, मैं वहाँ वोटर नहीं हूँ, और ना मैं जो है शीला दीक्षित जी के पक्ष में वोट कर रहा हूँ, ना मैं जो है अरविंद जी के। मैं तो तटस्थ भूमिका में आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने स्वीकार की है,
मुझे नहीं पता इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है। लेकिन स्वामी जी, अगर मैं गलत हूं तो आप माफ करिएगा मुझे, अवधेश जी, दुष्यंत कुमार ने लिखा है ना, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। दिनकर जी ने लिखा है, सॉरी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। आप कैसे तटस्थ रह सकते हैं स्वामी जी? देश में जो आपका स्वरूप है उसमें तटस्थता जो है उसके साथ फिट नहीं बैठता है। या तो आप आम आदमी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ है, या आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं। देखो, मैं देश के साथ हूँ, मैं काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे के साथ हूँ। इस देश को महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी से मुक्ति मिले, हमने सदा मुद्दों के लिए काम किया है। और अभी भी मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस का कुशासन का अंत होना चाहिए, पहली बात। लेकिन उसका अंत करने के लिए वैसा सामर्थ्यवान व्यक्ति भी होना चाहिए, प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें मतलब मैं सीधे सीधे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बस इतनी सी बात है, मैं कभी तटस्थ रहा नहीं। मैंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके और इस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूं, और 2014 में भी हम एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपने कहा था पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, आप तो बना नहीं रहे। अरे भैया, मैंने कहा था एक राजनीतिक विकल्प होगा, और उसका विकल्प का स्वरूप क्या होगा ये वक्त के साथ बताएंगे। अभी भी मैंने कहा है कि राजनीतिक विकल्प नहीं होगा, लेकिन वो विकल्प का स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, और उस विकल्प के हीरो नरेंद्र मोदी होंगे। उस विकल्प के हीरो नरेंद्र मोदी होंगे। ऐसा है, नरेंद्र मोदी जो है उससे पहले तो सामंतवादी और अधिनायकवादी सोच के लोगों को तकलीफ थी। अब जो है, जो पिछड़े, अति पिछड़े, पिछड़ों के जो नेता, उनको लगता है ये कहाँ से आ गए, ये आ गया तो हमारी जो राजनीतिक विरासत जो है वो खिसक जाएगी। अब ये बात इस देश के अंदर सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता का मुद्दा उठा करके ये गलत एक तरह से मैं कह रहा हूँ, मेरे को लग रहा है हम अलग अलग बहस की तरफ जा रहे हैं स्वामी जी। इसके लिए हम अलग से वक्त रखेंगे। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मुख्य मुद्दा यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी करोड़पतियों की पार्टी क्यों बन गई? सुनीता गोधारा जी, क्या ये वही सब? दो बात कहूं तो फिर ये कहें। हाँ बिल्कुल, कहिए, दो बात कहिए। पहली बात यह है कि मैं पहले भी इसको स्पष्ट किया हूं कि अन्ना का अनशन अभियान कतई आंदोलन नहीं था। हम वही जड़ से ही उसको जो है गलत उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति देश में अनशन पर बैठ जाए और वो आंदोलन अगर हो जाए, तब तो इससे सस्ता कोई काम ही नहीं हो सकता है दुनिया में। वो एक इवेंट मैनेजमेंट था जिसको मैं कहता हूं कि एक क्रिएट किया गया है अन्ना जैसे व्यक्ति को ला करके कि एक महाकाय व्यक्ति, जो है ईमानदार आ गया है, ये देश में छू मंतर से सब कुछ ठीक कर देगा। एक बहुत अच्छा स्टेज, अच्छे साउंड सिस्टम, मीडिया का पूरा उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सापेक्ष और एक पक्षीय समर्थन के कारण एक ऐसा माहौल बना। सत्य यह है कि वो आंदोलन था ही नहीं। उससे अगर किसी को सबसे ज्यादा धक्का पहुंचा है तो आंदोलन को, क्योंकि जो एक समय सरसों का साग और मक्के की रोटी गरीब का भोजन होता था और 5 स्टार के छूते ही वो गरीबों के हाथ से निकल गया, वैसे ही इस आंदोलन ने आंदोलन अभियान को ही 5 स्टार बना दिया और आम आंदोलन करने वालों के लिए कठिनाई पैदा हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी जड़ वहां से है। जवाब ले लो, जवाब ले लो। पहली बात तो फिर हमको संजय जी और आरती जी के पास नहीं, देखिए, मेरी बाहर से आप दूसरी बात भी रखें, बाहर से जो भी लगता हो, लेकिन ये कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं था। पहली बात तो कुमार विश्वास कविताएं पढ़ते थे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। इस आंदोलन में जनता जो कुमार विश्वास कवि थे, कविताएं पढ़ते थे, उसके बाद तो ये इवेंट मैनेजमेंट हो गया। तो वो जनता 27 से 29 दिसंबर 2011 को मुंबई में क्यों नहीं दिखी थी? पहली बात तो एक बात सुनिए। उसके बाद केवल रविवार को देखो 25 मार्च, 25 मई और 25 जुलाई, मुझे याद है उन तीनों दौरों में आपने मुद्दे क्या रखे थे? मुझे एक मिनट देखिए, करप्शन के खिलाफ जनता जब इतनी परेशान थी तो जनता इसलिए निकल के आई। मीडिया को करप्शन था ना, अंजलि दमानिया का क्या किया? इंटरनल लोकपाल आया। प्रशांत भूषण का क्या किया? इंटरनल लोकपाल आया। देखिए, वहां आप पार्टी जब बन गई उसके बाद उन्होंने क्या किया? अगर आपको उनको डिफेंड करना है तो सेम प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। देखिए, सेम प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। क्या हुआ आपके आंतरिक लोकपाल का? यही अरविंद केजरीवाल और यही सुनीता गोधरा रामलीला मैदान पर खड़े होकर चिल्लाते थे
24 घंटे के अंदर सरकार दे दीजिए। संजय जी अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, आरती जी अगर मैं गलत हूं तो बताएगा। 24 देखिए, अगर आप लोग चिल्ला रहे हैं 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर जन लोकपाल आ जाएगा। एक बात सुनिए, उस समय जो सिचुएशन हुई, जो सैलाब उमड़ के आया, वो जनता की भी जरूरत थी, वो मीडिया की भी जरूरत थी, और वो जो आंदोलन जिन्होंने शुरू किया उनकी भी जरूरत थी। जलसे में लोग उपस्थित होते ही हैं। अगर आप जलसा करेंगे, किसी को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनाएंगे, वहाँ सारे मनोरंजक दृश्य के साथ करेंगे, तो वहाँ लोग उपस्थित होते हैं। मैं उसको कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो आंदोलन नहीं, ऐसा त्याज्य है, मेरे लिए जा रहे उस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट। देखिए, आमिर खान को लेकर आना, आमिर खान को लेकर आना, उसमें क्या ओम पुरी को उसके अंदर लेकर आना, गाने वालों से गाने सुनवाना, ढोल बाजाना, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा का सिस्टम होना, फिर कवि सम्मेलन होना, फिर लोगों के भाषण होना, पूरा इवेंट मैनेजमेंट। मीडिया ने उसको कवर क्यों किया? नहीं करना था ना, फिर मीडिया ने कवर क्यों किया? मीडिया अगर आप सवाल पूछ रहा है तो भाग रहे हैं, आप सवाल पूछ रहा है तो भाग रहे हैं। संजय निरुपम जी, क्या वो आंदोलन था या एक बिल्कुल आंदोलन था? बिल्कुल, क्या ये आंदोलन था या एक इवेंट? आंदोलन था। देखिए दीपक, अभी तो प्रारंभ में जब अन्ना हजारे की एक अपनी इमेज है, अन्ना हजारे की एक अपनी इमेज है, और प्रारंभ में जब उन्होंने आंदोलन में शिरकत ली और जिस तरीके से चीजें निकल के आई, निश्चित तौर पर लोगों को अच्छा लगा था कि भाई भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और इसके खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वो सामाजिक आंदोलन एक पॉलिटिकल आंदोलन बनता चला गया, और एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ, एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें होने लगी, और कहीं ना कहीं लगा कि इसमें आरएसएस और बीजेपी का एक अपना रोल बनता चला जा रहा है। तो शुरू में हम भी प्रभावित हो गए थे, उसके बाद हमें लगा नहीं जी, ये जो अन्ना को फंसा दिया गया, और ये आंदोलन अन्ना को निकलना पड़ेगा यहां से। और अरविंद केजरीवाल बहुत तरीके से सिविल सोसाइटी के नाम पे एक अपनी राजनीतिक दुकान लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो कि बाद में धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि उस पूरे आंदोलन में जो मीडिया का रोल था वो क्या था। देखो, आज आप लोग 24 घंटे का आपको चैनल चलाना है, आपको बहुत फुटेज चाहिए, आपको वहां पे रेडीमेड फुटेज मिल रहा था। आमिर खान भाषण दे रहे हैं, ओम पुरी आ रहे हैं, उसका राजू श्रीवास्तव को भी उतार दिया गया, हमारे भोजपुरी के गायक हैं मनोज तिवारी जी, उसको भी उतार दिया गया। तो आपको तो 24 घंटे रेडीमेड मसाला मिल रहा था, इसलिए आपने दिखाया। तो उन्होंने अभी सुनीता जी ने पूछा कि मीडिया क्यों आई? मीडिया इसलिए आई क्योंकि उनको एक मसाला मिल गया था। अगर यूं ही खोखली विचारधारा के आधार पर, बगैर किसी कमिटमेंट, बगैर किसी सरोकार और बगैर किसी वचनबद्धता के इस प्रकार से आप आंदोलन करेंगे तो बिल्कुल आंदोलन यूं ही खत्म होंगे। जन लोकपाल का जो मुद्दा था, हम लोकपाल के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपने कहा कि माइवे या हाईवे, ये आपके लोग भूल गए। 6 महीने में अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल का नाम दिया है क्या? लोकपाल तुम कभी नहीं ला सकते। एक मिनट संजय भाई, मुझे एक सवाल पूछना है। आरती जी और संजय जी की परमिशन से मुझे सुनीता गोधरा जी से सिर्फ एक सवाल पूछना है। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने 6 महीने में कहाँ बोला कि लोकपाल आना चाहिए? कहाँ बोला अरविंद केजरीवाल? अगर आपने अन्ना हजारे के भाषण सुना, कहाँ बोला अरविंद केजरीवाल ने? प्रधानमंत्री को कहाँ बोला अरविंद? मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कहाँ बोला? वो बिजली पानी के मीटर काट रहे, क्या उन्होंने बोला लोकपाल आना चाहिए? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। लोकपाल पर आंदोलन खड़ा, आपने आंदोलन लोकपाल पर खड़ा किया था, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। अब उस लोकपाल को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भूल क्यों गई है? उनकी टोपी पर मुझे जन लोकपाल की जगह आम आदमी पार्टी क्यों लिखा होता है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, एक कन्विंसिंग जवाब दे दीजिए। और अवधेश जी आप भी दे दीजिए इस बात का कन्विंसिंग जवाब। पार्टी है तो पार्टी का नाम ही तो रखेंगे। अब उस समय जन लोकपाल रखेंगे तो फिर वो जन लोकपाल पार्टी बनानी पड़ेगी, तो अपनी पार्टी का नाम तो जन लोकपाल को भूल क्यों गए? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये लोकपाल को भूल क्यों गए? उनके प्रतिनिधि को आके बताना चाहिए था ना। लेकिन अन्ना हजारे ने हर चिट्ठी में प्रधानमंत्री को लोकपाल के बारे में लिखा है, और वो चिट्ठियां हमेशा प्रेषित होती रही हैं, लेकिन सरकार ने लोकपाल लाना नहीं है, इसलिए वो लाए नहीं। यहां सब भूल जाते हैं। देखिए, आप भी भूल गए, आप भी भूल गए। मैं इस पे जवाब दे सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। दीपक जी, एक तो लोकपाल के संदर्भ में हमारी भूमिका प्रारंभ से स्पष्ट है कि जन लोकपाल में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। इसलिए सारे प्रावधान आपके माने जाए संभव नहीं है, लेकिन
संविधान के दायरे में अगर आपके अच्छे सुझाव हैं तो बिल्कुल हम उसको स्वीकार करेंगे और उस आधार पर एक लोकपाल का ड्राफ्ट बना, लोकसभा पहले लोकसभा पे पेश हुआ, पास हो गया, राज्यसभा में उसको गिरा दिया गया, उन्हीं अपोजिशन के लोगों ने गिराया, सरकार की तो नीयत साफ थी। अब उसके बाद उसमें आगे भी फेरबदल और भी सुधार ला करके पास करने के पक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और यूपीए और सरकार इसका कमिटमेंट है कि लोकपाल चाहिए। लेकिन जिन पार्टियों ने इस सिविल सोसाइटी के आंदोलन को लोकपाल के नाम पे सपोर्ट किया, वो सचमुच लोकपाल और लोकायुक्त चाहते थे क्या? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो आपको गुजरात चलना पड़ेगा, जहां पिछले 8-9 वर्षों से आज तक लोकायुक्त नहीं है। और इन पार्टियों ने मुड़ जाएगी। हम करोड़पति पार्टी पे बात कर रहे हैं, गुजरात में करेंगे। संजय भाई खूब मौका मिलेगा। आरती जी एक पॉइंट पे रिबटन के बाद में आप दोनों के पास डिस्कशन में सुविधा होगी। मैं अगर बोल दिए। देखिए ऐसा है ना कि ये ठीक बात है कि पहले एक बात रखो। आरती जी मैं बोलूं या आप बोलना चाहेंगी? एक पॉइंट अवधेश जी का आरती जी उसके पास कहेंगे। दीपक जी एंकर है। आरती जी आपकी बात, क्योंकि सीधे निशाना आप पर है। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले अभी जो सुनीता जी कह रही थी कि वो आंदोलन था, और अवधेश जी कह रहे थे कि वो आंदोलन नहीं था, वो पूरी तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट था। मैं एक बार को ये मान भी लूं कि वो आंदोलन था और जनता की पूरी भावनाएं उसके साथ जुड़ी थी, और एक इतिहास लेके अन्ना जी आए थे। देश की आम जनता, जिस आम जनता की बात करते हैं आम पार्टी बना के केजरीवाल जी, वो तो ठगी महसूस कर रही है। चाहे आपका सच्चा मूवमेंट था या आपका जैसा मूवमेंट था, चाहे इवेंट मैनेज था या आपने सच्चे दिल से किया और चीजें जुड़ी, लेकिन आम आदमी तो सच्चे दिल से आपके साथ जुड़ा था। उसे आशा की किरण नजर आई थी। आपने वो जो धोखा दिया है आम आदमी को, उसकी उम्मीद और उसकी आशा का वो कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए केजरीवाल जी का निरंतर मोह टूटता चला जा रहा है। अभी संजय जी ने जो कहा कि लोकायुक्त का नजर आता है गुजरात में, तो देखिए गुजरात में तो जो नजर आया वो पूरा देश देख रहा है। तीसरी बार भी जिस तरह पूरी बहुमत से आरती जब हम भटक रहे गुजरात में, हम फिर कभी कई बार गर्मा गर्म बहस हो चुकी है, कई बार लोकपाल की। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के करोड़पति उम्मीदवार चयन पर ही हम लोग अगर केंद्रित रहे तो अच्छा होगा। समय कम है। दीपक जी देखिए, ठीक है। आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस, भाजपा या अन्य पार्टी कसौटी नहीं हो सकती है, जहां की करोड़पति ही उम्मीदवार बनते हैं और जीतते हैं। इस समय हमारे सांसदों की जो घोषित आय है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा है। स्वयं गोदारा जी उस आंदोलन उस अनशन में थी। 25 मई को अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द प्रयोग किया था, संसद के और राजनीति के शुद्धिकरण का, और उस शुद्धिकरण में यह बात थी कि करोड़पति, पूंजीशाह, भ्रष्ट, अपराधी और जो अनुवांशिकी लेकर के किसी परिवार का जीन लेके जो नेतृत्व आते हैं, उससे परे परिश्रम करने वाले आम आदमी जब राजनीति में प्रतिनिधित्व होगा तभी भारत की राजनीति ठीक होगी। अब यहां दीपक जी मैं बता रहा हूं कि हमारे भारतीय राजनीति की यह विडंबना है। आपका प्रश्न बहुत छोटा है कि वो हारेंगे या जीतेंगे, इसमें देश हारेगा या जीतेगा यह बड़ा प्रश्न है। इसलिए कह रहा हूं कि एक चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, मुझे बिल्कुल सटीक दिखाई दे रहा है। उस पर बहुत अच्छी फिल्म बनी है। उसमें एक बेचारा पाप ढूंढने जाता है और कब पापी बन जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। एक स्वामी जी एक वेश्या को यह सिखाने जाते हैं कि तुम अपने शरीर सौष्ठव और यौवन का एक गलत इस्तेमाल करती हो, तुम पापी हो, और धीरे धीरे उसके रूप पर इतने मोहित हो जाते हैं कि उसी के लिए पागल हो जाते हैं। तो भारतीय राजनीति की यह विडंबना है कि एक से एक क्रांतिकारी पहले दिखते हैं और जैसे ही सत्ता की ओर जाना होता है वो फिर उसी सत्ता का समीकरण बैठाने लगते हैं। आप देख लीजिए 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जो राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़के आए थे, उसी के सहयोग से बाद में सरकार बनाने चले गए। चंद्रशेखर जी ने वही किया। और एक बात आपको और बता रहा हूं सत्ता कैसे खींचती है। 29 जनवरी 1948 को गांधी जी ने लिखा कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और जो स्वतंत्रता सेनानी है वो गांवों में जाएं, वो सत्ता की राजनीति में नहीं पड़े।
लेकिन कांग्रेस के लोगों ने गांधी को त्यागा लेकिन सत्ता को नहीं त्यागा। तो सत्ता ऐसा ही है, इसका ये ऐसा विष है कि पता नहीं कैसे लोगों को मोहित कर देता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हमारे भारत की सत्ता में अंग्रेजों का कोई भूत रहता है कि जैसे कोई वहां पहुंचने की कोशिश करता है कि फिर उसी प्रकार से सारे समीकरण बैठाने लगता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के आखिरी सुनीता गोदारा भारत के लिए मुझे कंक्लूड करना है, भारत की पराजय है ये। अवधेश जी ने अभी जितना सत्ता के बारे में बोला, मैं बिल्कुल उससे 100% वाकफियत रखती हूँ। 99 खोटे एक खरा, पॉलिटिक्स में कहते हैं 99 खोटे एक खरा, शाम हुई तो वो भी उनमें आंधरा। ये प्रॉब्लम है हमारी पॉलिटिक्स की। वी आर ऑल रेसिंग टू द बॉटम। तो इसलिए मैं शुरू से कहती रही हूं कि जो आंदोलनकारी या क्रांतिकारी समाज को बदलना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सत्ता के अंदर घुसेंगे तो ही बदल पाएंगे, क्योंकि सत्ता के अंदर जब आप घुसोगे, जब वहां पे सारे में से बस 2-4 ही ठीक हैं, वो तो बिल्कुल अनसंग रहते हैं, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। अभी भी देख लो आप, जो जितना करप्ट होता है उसकी उतनी चलती है। आप करोड़पतियों की बात कर रहे हैं, ये जो इसकी पार्टी में अगर कोई करोड़पति होगा भी तो उसके पास पावर तो है ही नहीं। तो जब तक ये पावर और करप्शन ऐसा विशेष सर्किल है कि जब तक अभी तक वो करोड़पति है, पावर नहीं है, तब तक तो शायद वो ठीक है। अब जब वो उस करोड़पति के पास पावर आ जाएगा तब उसका क्या हर्ष होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। 65% लोग 35 रुपए पर गुजारा करते हैं, 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं। पहली बात सही राजनीति वही होगी जब भारत में ये इतने लोगों का इसी प्रकार प्रतिनिधित्व हो। अब आप शायद शब्द क्यों लगा रही हैं? नहीं, मैं शायद नहीं बोल रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि ये जो आज की पॉलिटिक्स है, आज की जो राजनीति है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसमें आप सोचो कि फूल वाला, सब्जी वाला, मछली वाला, आप यही वादा के साथ आए थे, आपको उस पर अटल रहना पहली बात तो आप अच्छा ठीक है, टाइम आउट। आप दोनों का देखिए, मुझे प्रेम संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मुझे प्रेम संदेश आने शुरू हो चुके हैं। रात भर मेरा टेलीफोन बजेगा, आम आदमी के कार्यकर्ता मुझे फोन करेंगे। पहला मैसेज है, दीपक जी आपकी बहस देखकर लगता है कि आप खुद ही देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक देश प्रेमी। तो अगर नहीं, उनको यहाँ होना चाहिए और डट के सामना नहीं, सवाल यहाँ पर मैं ये खड़ा करना चाहता हूँ, अगर मैं देश का दुश्मन हूँ तो मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, किसी के साथ भी खुली बहस करने को राजी हूँ, जंतर मंतर पर करने को राजी हूँ, रामलीला मैदान पर करने को राजी हूँ, वो जहां चाहे करने को राजी हूँ, और उन्हीं मुद्दों के साथ बहस करूंगा जो उन्होंने अपने पुराने भाषणों के अंदर कहे थे। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, हमने उन तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की, हमने आम आदमी पार्टी के हर व्यक्ति को संपर्क किया, उनका राय जानने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा लगता है पहली टिकट की लिस्ट को देखकर कि आम आदमी की पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं रही, बल्कि करोड़पति पार्टी बन चुकी है। फैसला आपके हाथ में है। बहस में आना चाहिए।